ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपनी एज को दूसरे इंसान के साथ डोनेट कर सकता है। जो अपनी एज डोनेट करता है वो बूढ़ा हो जाता है और जिसे उसकी एज मिली होती है वो जवान हो जाता है। मूवी शुरू होती है फ्यूचर से, जहाँ पे हमें एईऑन नाम की कंपनी को दिखाया जाता है। इस कंपनी ने टाइम डोनेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी को लेकर आया था, जिसमें अगर एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान के डीएनए के साथ मैच होता है तो वो लोग अपने टाइम की हेरा फेरी कर सकते हैं। यानी कि जो जवान है वो अपनी एज बूढ़े लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादातर अमीर लोग करते हैं ताकि वो लोग अपने बुढ़ापे से बच सके। इसके बाद हम इसी कंपनी के एक एम्प्लॉय को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। वो डोनर को खोजता है और उन्हें कन्विंस करने का काम करता है। और आज ही वो एक गरीब फैमिली से मिलने के लिए आया होता है जिनका एक 18 साल का बेटा था जो कि किसी का मैचिंग डोनर था। मैक्स उसे कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी का हमें 15 साल दे दो तो हमारी कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरो दे सकती है। लेकिन वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो अपनी जवानी के 15 साल इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहता है। मैक्स इतना ज्यादा चालाक था कि वो उस गरीब लड़के को अपनी बातों में मना लेता है। अब मैक्स जब यहाँ से निकलता है तब हम इस दुनिया के दो साइड को देखते हैं कि कैसे गरीब लोग यहाँ पे काफी मुश्किल से रहते हैं, वहीं अमीर लोग काफी मजे से रहते हैं। मैक्स यहाँ से निकल के अपनी कंपनी की तरफ जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मीटिंग थी। मैक्स को यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उसने अभी तक 276 साल का डोनेशन कंपनी के लिए लाया है। अब इसके बाद वहाँ पे कंपनी की सीईओ सोफी आती है और ये टाइम डोनेशन का इन्वेंशन उसी का था। अब सोफी यहाँ पे स्पीच देते हुए कहती है कि हिस्ट्री के काफी जाने माने साइंटिस्ट जो कि काफी कम ही एज में मर गए थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, अगर उन लोगों को और भी ज्यादा एज मिलती तो वो दुनिया के लिए कितना कुछ कर सकते थे। वो आगे कहती है कि हम हमारे खास एम्प्लॉय को लंबी जिंदगी देने वाले हैं। वही हमने हमारी कंपनी के 15 साइंटिस्ट को एज डोनेट करके दिए हैं और वो हमारी क्लिनिक में रिकवर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम उस क्लिनिक का सीन देखते हैं जहाँ पे वो 15 साइंटिस्ट रिकवर कर रहे थे, लेकिन उसमें एक नर्स उन 15 के 15 साइंटिस्ट को जान से मार देती है और दीवार पे एक ई वर्ड जैसा साइन बनाता है। अब ये आदमी आदम ग्रुप का था। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा पसंद है, वहीं कई लोग हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी से खुश नहीं है क्योंकि ये कंपनी गरीब लोगों का फायदा उठाता है। आदम ग्रुप न सिर्फ इस कंपनी के अगेंस्ट है बल्कि उन लोगों के भी अगेंस्ट है जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आदम ग्रुप के लीडर का नाम लिलिथ है। अब सोफी को जब पता चलता है कि वो 15 साइंटिस्ट मारे गए हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ एलिना के साथ रहता है और उन दोनों ने मिलकर कुछ समय पहले एक फ्लैट लोन पे लिया था। अब एक दिन दोनों एलिना के पेरेंट्स के घर से वापिस आ रहे थे तो वो देखते हैं कि उनके घर में धमाके की वजह से आग लग गई है और उन दोनों का घर जल के पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैक्स सोचता है कि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से पैसों की रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उनकी लॉयल उन्हें बताती है कि आग एक कैंडल की वजह से लगी थी और ये तुम दोनों की ही लापरवाही थी और इंश्योरेंस कंपनी इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ऐसे में बैंक ने जो उनके घर पे 2.5 मिलियन का लोन दिया है तो वो उन्हें पूरा एक साथ ही भरना होगा क्योंकि घर तो अब नहीं रहा है। अब ये सुनकर मैक्स एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो इतनी जल्दी इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकता है। अब लॉयर कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सिक्योरिटी बची है जिसके जरिए तुम ये लोन चुका सकते हो। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलिना ने बिना मैक्स को बताए सिक्योरिटी के तौर पे अपने 40 साल रखे थे, यानी कि अगर वो लोन चुका नहीं पाए तो वो अपनी जिंदगी के 40 साल बैंक को डोनेट करना पड़ेगा। तो मैक्स कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के 40 साल डोनेट करूंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि मैक्स का डीएनए किसी के साथ मैच ही नहीं होता है जबकि एलिना का होता है। ऐसे में सिर्फ वो ही डोनेट कर सकती है। अब जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तब एलिना को पुलिस पकड़ के लेकर जाती है क्योंकि यहाँ के रूल काफी ज्यादा टाइट थे। अब इसके बाद मैक्स इस कंपनी के सीईओ सोफी से मिलता है और उसे अपनी वाइफ की सिचुएशन के बारे में बताता है। सोफी उसकी मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद हम इसी कंपनी की एक मीटिंग को देखते हैं। सोफी अपने टेक्नोलॉजी को इस तरह से अपग्रेड करना चाहती है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। अब इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ
से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि आज एलिना की एज उससे ले ली जाएगी। तो वो भागता हुआ उसके रूम तक जाता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एलिना को एक रूम में बांधा हुआ था जहाँ पे उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद मैक्स एलिना को अपने घर लेकर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिना की एज काफी तेजी से बढ़ने लगी है। वो खुद से नफरत करने लगती है। मैक्स अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए वो कोई ना कोई तरकीब खोज रहा था। अब मैक्स को पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, लेकिन मैक्स को इस बात की खुशी नहीं थी। वो भागता हुआ सोफी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि सोफी अब पहले से काफी जवान लगने लगी है। वही एलिना बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। जब मैक्स उसके करीब जाने की कोशिश करता है तब एलिना को लगता है कि वो उस पे तरस खा रहा है। अब एलिना की तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब एलिना मैक्स से दूर रहने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों की लाइफ बिल्कुल ही अलग हो गई है। वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती है और मैक्स उसे जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है। मैक्स पार्क में एक छोटी सी बच्ची से मिलता है जो कि छोटी नहीं थी क्योंकि उसने अपनी एज घटवाई थी। मैक्स को पता चलता है कि एईऑन कंपनी के अलावा भी कोई कंपनी है जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वो किसी तरह से उन लोगों का पता करता है और एक गन का भी अरेंजमेंट करता है। अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ के 40 साल सोफी ने ही यूज किया है। वो सोचता है कि वो किसी भी हाल में सोफी से अपनी वाइफ की एज लेगा। वो एक रात सोफी की कार का पीछा करता है, लेकिन उसके गार्ड उसके साथ थे। अब अगले दिन वो देखता है कि सोफी एक कब्रिस्तान गई है। वो उसका पीछा करता है और उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाता है। अब उस पर कोई शक ना करे इसलिए वो वहाँ पे आदम ग्रुप का निशान बना देता है। मैक्स एलिना से मिलता है और उससे कहता है कि उसने सारा इंतजाम कर दिया है। एलिना मैक्स की इस हरकत पे सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन मैक्स कहता है कि अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। सोफी के बॉडीगार्ड को उनका लोकेशन पता चल गया था और वो उनका पीछा करने के लिए चले गए थे। इन बॉडीगार्ड का लीडर काया थी और इनके साथ एक नया साथी विक्टर था। अब वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब उन्हें कोई नहीं मिलता है सिवाय मैक्स की कार के। इसके बाद हम काया और विक्टर की बातचीत से समझ जाते हैं कि सोफी और उनके लोग जानबूझ के लोगों से डोनर बनवाते हैं। वो उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के उनकी एज डोनेट करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसा कि एलिना के साथ हुआ था और ये आग असल में सोफी ने ही लगवाई थी। मैक्स और एलिना सोफी को लेकर दूसरे देश में जा रहे थे। वहीं काया को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। मैक्स देखता है कि वहाँ पे ढेर सारी पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। मैक्स और एलिना काफी ज्यादा घबराए जाते हैं, लेकिन बचने के लिए वो एक फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। मैक्स एक लड़की को बंदी बना लेता है और उसके पिता को अपनी वैन चलाने के लिए कहता है। पुलिस मैक्स और एलिना की फोटो लेकर उन्हें हर जगह पे ढूंढ रहे थे। अब वो लोग किसी तरीके से बच जाते हैं और उस फैमिली को सॉरी बोलते हैं। साथ ही वो उनका फोन तोड़ के उनकी कार पंचर करके निकलते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है। सोफी कहती है कि वो सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मैरी है। मैक्स समझ जाता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इसके बाद वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ पे एलिना मैक्स से सोफी का हाथ खोलने के लिए कहती है क्योंकि उसे उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था। सोफी फिर से कहती है कि मैं सोफी नहीं मैं मैरी हूँ और मैं हमेशा से इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ थी, इसलिए मैं माँ को हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्हें इस टेक्नोलॉजी को बंद कर देना चाहिए। मैक्स कहता है कि अगर ये सोफी की बेटी है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तुम्हारी एज लेने के लिए, क्योंकि दोनों की एज सेम है और वो बाद में अपनी माँ से अपनी एज ले लेगी। सोफी मैक्स से कहती है कि वो नहाना चाहती है इसलिए वो उसका हाथ खोल दे। मैक्स जैसे ही उसका हाथ खोलता है वो उसे मार के वहाँ से भाग जाती है। वो काया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक दलदल में गिर जाती है और तभी वहाँ पे एलिना आ जाती है और उसे दलदल से बाहर निकालती है। काया और उनकी टीम को उसका लोकेशन पता चल जाता है। जब सोफी नहा रही थी तब एलिना देखती है कि सोफी की पीठ पे वो निशान नहीं है जो कि एज हेरा फेरी करने के बाद बनता है। वो समझ जाती है कि ये सोफी नहीं है। ये बात वो मैक्स को बताती है, लेकिन मैक्स कहता है कि ये सोफी ही है। कुछ समय बाद उस होटल में आदम ग्रुप के लोग आते हैं और उन सभी को बंदी बना लेते हैं और वहाँ पे लिलिथ भी रहती है। लिलिथ सोचती है कि ये सोफी की बेटी है। यहाँ पे एलिना को लिलिथ से पता चलता है कि सोफी को पता था कि वो उसकी मैच है और वो सोफी के लिए एज की डोनर बन सकती है, इसलिए उसने मैक्स को एलिना को कन्विंस करने के लिए अपॉइंट किया था। लेकिन मैक्स को एलिना से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी कर ली। ये बात सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने इन दोनों को फंसाने के लिए घर के लोन का जाल बिछाया। और ये भी बताती है कि आग सोफी ने ही लगाई थी उनके घर पे और ये लड़की सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मैरी है। अब ये सब सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एलिना के साथ गलत हुआ इसलिए लिलिथ उसे एक गन देती है और मैरी को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन एलिना ऐसा नहीं करती है।
वहीं सोफी के गार्ड उस होटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिलिथ समझ जाती है कि सोफी भी उनके साथ आई है। लिलिथ मैक्स को समझा के भेजती है कि वो सोफी को यहाँ पे लेकर आए। मैक्स बाहर जाता है और वो सोफी से अकेले में बात करने की डिमांड करता है। अगर तुम्हें मैरी चाहिए तो मैं सोफी को अपने साथ अंदर लेकर जाऊंगा। और सोफी भी वहाँ पे आ जाती है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल जवान हो गई है। सोफी मैक्स के साथ अंदर जा रही थी तो काया पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि सोफी भी हमारे साथ आई है। वो समझ जाती है कि किसी ने उसे इन्फॉर्मेशन दी है। और तभी विक्टर सोफी को शूट करता है और काया विक्टर को शूट करती है और हमें पता चलता है कि विक्टर आदम ग्रुप का मेंबर है। अब दोनों ग्रुप में फायरिंग और बॉम्ब स्टार्ट हो जाता है। काफी देर तक इन दोनों में फाइट चलती है। मौके का फायदा उठा के मैक्स, एलिना और मैरी कार की तरफ बढ़ते हैं। मैरी एलिना पे गन तान देती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन घर में बुलेट होती ही नहीं है। अब गुस्से में आके एलिना मैरी को बहुत मारती है। अब मारे क्यों ना भाई, वो मैरी पे इतनी देर से तरस खा रही थी और उसे बचा रही थी। अब कार के अंदर बैठने के बाद मैक्स एलिना को समझाता है कि उन्हें मैरी को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे एलिना को मैक्स के ऊपर भी गुस्सा आता है। कहाँ अभी तक मैक्स कह रहा था कि अगर वो सोफी की बेटी भी है तो भी वो उसका इस्तेमाल करेगा। इस वजह से एलिना गुस्से में आके मैक्स को चाकू दिखा के गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। मैक्स को वहीं पे छोड़ के एलिना वहां से चली जाती है। मैरी वहां पे पहुंच जाती है जहाँ पे ऑपरेशन होना था। मैरी की एज एलिना में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब मैरी अपने घर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि सोफी अभी भी जिंदा थी। सोफी काया से कहती है कि वो जल्द से जल्द मैक्स को पकड़ ले, लेकिन काया अब सोफी का काम करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि मैरी अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी एज उसे दे दे, लेकिन उसकी माँ ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे अपनी रिसर्च करने के लिए ढेर सारा टाइम चाहिए। वो उसे अपनी एज तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके लिए एक डोनर ढूंढ लेगी। अब एलिना प्रेग्नेंट थी और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी। मैक्स उसे दूर से खड़ा होकर देख रहा था और अब वो एक आदम ग्रुप का हिस्सा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।